हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये जो टेस्ट नंबर हमारा चल रहा है विजन आईएएस 2021 का टेस्ट नंबर जो हमारा 20 है। ठीक है, तो इसका आज थर्ड पार्ट है। इसके हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 25-25 के दो वीडियो, 25-25 क्वेश्चन के दो वीडियो करके। ठीक है, और ये आज का थर्ड है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन। ठीक है, और एक कल सुबह आ जाएगा तो आपका पूरा ये मतलब हो जाएगा, मतलब 2 दिन में आपका पूरा का पूरा टेस्ट मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, और ये ऐसे ही करके मैं सारे के सारे वीडियो डाल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक वाइक कर दीजिए करके। और अगर थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है यार, कि मतलब गला थोड़ा दिक्कत है ना, कोल्ड वोल्ड वही नज़ला वजला थोड़ा बहुत हो रखा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब वॉइस चेंज लग रही होगी आप लोगों को। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिए। मतलब उसका मैं ही ध्यान रख रहा हूँ, सॉरी, मैं ही ध्यान रखना हूँ अपने गले का। और थोड़ा सा मतलब ये जुकाम उकाम काढ़ा वाढ़ा पी रहा हूँ मैं भी यार, मैंने आप लोगों को बताया और मुझे भी हो गया देखो साथ में। ठीक है, तो मैं भी पी रहा हूँ, इसके लिए मैं काढ़ा वाढ़ा बना रहा हूँ और गर्म पानी पी रहा हूँ, तो 1-2 दिन में शायद कंट्रोल हो जाए चीज़ें। ठीक है, तो अच्छी सी प्रॉपर वैसी ही वॉइस आएगी जैसी पुरानी आती थी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो इसमें कहा गया है कि यह तालाब पारितंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र एक खुला जल क्षेत्र होता है जहाँ प्रकाश अधः स्थल तक नहीं पहुँचता है, मतलब नीचे तक नहीं पहुँचता है। यहाँ प्राणी प्लवकों और जो पादप प्लवकों है यानी पादप प्लैंक्टोन्स होते हैं, दोनों की प्रधानता होती है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के ताजे जल की मछलियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये किस मतलब क्षेत्र की बारे में बात की जा रही है। तो सरोवरी क्षेत्र होता है, तालाब का वेलांचली क्षेत्र होता है, गहरा जलीय क्षेत्र होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो ये जो बात की जा रही है, तो देखो यहाँ प्रकाश अधः स्थल तक नहीं पहुँचता लेकिन प्रकाश पहुँचता है। तो ये जो सरोवरी वाला क्षेत्र होता है, जो ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ये सरोवरी वाले क्षेत्र की विशेषताएं होती है। इसमें मछलियाँ भी आपको मिलती हैं। ठीक है, और ये जो तुम्हारे जीव प्लैंक्टोन्स होते हैं और पादप प्लैंक्टोन्स होते हैं, ये भी आपको मिलते हैं। ठीक है, और ये जो गहरा जलीय क्षेत्र होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये प्रकाश नहीं पहुँचता है नीचे तक। तो यहाँ मछलियाँ उछलियाँ बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती हैं, यहाँ बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये वेलांचली क्षेत्र कौन सा होता है, जो ये जैसे ये तालाब या झील है तो इसके ये निकट वाला क्षेत्र जो होता है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र की बात की जा रही है, तो ये बीच का जो क्षेत्र होता है। ठीक है, ये बीच का क्षेत्र होता है, और नीचे गहरा वाला ये क्षेत्र दूसरा हो जाता है, ये तुम्हारा गहरा जलीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसका उपयोग कुशलता विकसित करने के उद्देश्य से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम आरंभ किया गया है। ठीक है, सेकेंड है कि इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये तो गलत ये है, क्योंकि इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसे नहीं कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको चलाया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो ये जल का उपयोग कुशल मतलब जल उपयोग कुशलता विकसित करने के उद्देश्य थे, तो नहीं, ये जो आपको देखने को मिलेगा ये 1974 75 में कार्यक्रम चलाया गया था। जल उपयोग दक्षता को लेकर कि मतलब कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो चल रहा था उसी के अंतर्गत चलाया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो निर्धन किसानों की जो ऋण सहायता के लिए 1996-97 में भी इसको मतलब उसे मर्ज कर दिया गया था। और उसके बाद अब क्या किया गया है, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसके अंतर्गत इसको लाया गया है। ठीक है, तो इसका देखो ये मतलब दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा ये सही हो गया डी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ उष्ण कटिबंधों के भीतर अवस्थित हैं। तो अमेजन है, जाम्बेजी है, मिसिसिपी है, नर्मदा है। ठीक है, तो इसमें बताना है, तो देखो जाम्बेजी नदी है, ये आपको जो दक्षिणी कॉन्टिनेंटल मतलब दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वहाँ देखने को मिलेगी। और ये जो जैसे ये हमारा क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, तो इसमें क्या होगा, कर्क रेखा है और मकर रेखा है, उनके बीच की नदियों की बात की जा रही है, तो जाम्बेजी इसमें नहीं आएगी। ठीक है,
ये साउथ अफ्रीका की नदी है जो मतलब इससे बाहर होती है, यहाँ नीचे देखने को मिलेगी, ठीक है। और मिसिसिपी ये देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वहाँ पे ये जो मैक्सिको वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे ये देखने को मिलेगी, तो ये भी इसी के अंदर आएगी। लेकिन नर्मदा नदी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि भारत में जहाँ से जो ये जाती है, जो कर्क रेखा जाती है, ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पे पड़ेगी ये, मतलब कर्क रेखा के ऊपर ये नर्मदा नदी पड़ेगी, तो इसके अंदर ये दो ही नदियाँ पड़ेंगी, अमेजन की मिसिसिपी, मतलब अमेजन और मिसिसिपी, ठीक है। और अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है सबसे, ठीक है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया सी वाला, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें किफ़ायती परिवहन की दिशा में साधारणीय विकल्प यानी शटट या स्टार्ट की बात की जा रही, स्टार्ट जो योजना चलाई गई थी, ठीक है, जो स्टार्ट योजना चलाई गई थी उसके बारे में, तो उसके संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो इस पहल का उद्देश्य संपीड़ित बायोगैस यानी सीबीजी उत्पादन संयंत्र स्थापित करना है। सेकेंड है कि इसकी जो शुरुआत की गई नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है, ठीक है। तो ये देखो गलत है, ज़्यादातर देखो जो भी मंत्रालय दिए होते हैं ज़्यादातर गलत दिए होते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसे मतलब देते ही हैं, क्योंकि देखो संपीड़ित बायोगैस की बात की जा रही है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है कि जो ये सतत चलाया गया है किफ़ायती परिवहन की दिशा में साधारणीय विकल्प के रूप में, ठीक है। तो ये सीबीजी है, और ये चलाई किसके किसके अंतर्गत जा रही है, तो ये जो आपको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, उसी के अंतर्गत ये मतलब चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट सही है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 55। तो इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकी संवेदनशीलता क्षेत्र यानी इको सेंसिटिव जोन की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इको सेंसिटिव जोन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है, ठीक है। और सेकेंड है कि इको सेंसिटिव जोन संरक्षित क्षेत्रों में आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है। और थर्ड है कि इको सेंसिटिव जोन में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं है। तो देखो ये जो बात की जा रही है कि मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं है, तो इसमें देखो अनुमति इसमें दी गई है, ठीक है, अनुमति दी गई है, लेकिन मतलब इको सेंसिटिव जोन के जो पार्ट होते हैं, ठीक है, तो उसमें मतलब क्राइटेरिया फिक्स कर दिए गए हैं कि कितनी मतलब मानव गतिविधियाँ हो सकती हैं उसमें, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ये मतलब है, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन है तो वहाँ मतलब कुछ चीज़ों को परमिट मिलती है, मतलब कुछ मतलब चला सकते हैं वहाँ पे, और कुछ जैसे मतलब भारी उद्योग वहाँ नहीं लगा सकते हैं, जैसे छोटे रिजॉर्ट विजॉर्ट हैं तो ये सब बना सकते हैं, ये अपना वहाँ पे चल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि संरक्षित क्षेत्रों में आघात अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं, और ये जो इको सेंसिटिव जोन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, मतलब उसके अंतर्गत बनाया गया है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 56। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह हिंद कुश पर्वत श्रृंखला और तिब्बत के पठार को, सेकंड है कि केंद्रीय साइबेरियाई पठार को, और सी है कि ग्रीनलैंड को, डी है कि जो अंटार्कटिका है। तो देखो इसका जो थर्ड जो कहा जाता है पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, ठीक है, तो इसे हिंद कुश हिमालय हिंद कुश पर्वत श्रृंखला और तिब्बत के पठार को कहा जाता है, ठीक है। ये जो उत्तर मतलब भारत के उत्तर में और चीन के दक्षिण में जो पार्ट स्थित है उसी की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसी को तीसरा पृथ्वी का तीसरा ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा गया कि लवणीय महासागरीय जल से निर्मित समुद्री हिम और मीठे जल से निर्मित स्थलीय हिम के संदर्भ में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि समुद्री हिम का निर्माण मीठे जल के हिम की तुलना में मंद गति से होता है, ठीक है। और सेकेंड है कि स्थलीय हिम के विपरीत समुद्री हिम पिघलने से समुद्र स्तर में वृद्धि नहीं होती है। तो देखो समुद्री हिम के जो बनता है ना, जो समुद्री जो बर्फ़ होती है, ठीक है, उसमें वो उतना पानी वैसे ही कंज्यूम कर लेता है, जैसे हम गिलास में कोई बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो वो इतना कंज्यूम कर लेता है, तो जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो उसका स्तर नहीं बढ़ेगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है, ठीक है। तो इसका स्तर नहीं बढ़ता है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है, और फर्स्ट वाला जो इसमें कहा गया है, ठीक है,
जो फर्स्ट वाले की बात की जा रही है तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि समुद्री हिम का निर्माण मीठे जल को हिम की तुलना में मंद गति से होता है, तो सही बात है, फैक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 58। तो इसमें कहा गया है कि जनजाति बताई गई हैं और राज्य बताए गए हैं, ठीक है। तो मनकीडिया जो जनजाति है ये उड़ीसा में है, सरना ये झारखंड में है, थारू उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो देखो ये तीनों की तीनों जनजातियां हैं जो सुमेलित हैं, और ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि जो मनकिया उड़ीसा की जनजाति है, ठीक है, ये सिंपलीपाल जो वन्यजीव अभयारण्य में पीवीटीजी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में वहाँ पे थी, यहाँ एक रिपोर्ट दी गई है, मतलब एक समिति बनाई गई है, उसी के संदर्भ में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, बहुत ज़्यादा चर्चा इसकी हुई थी, ठीक है। और सरना की बात करें तो ये झारखंड में एक सरना धर्म है, जो सरना जनजाति उसका मतलब अनुसरण करते हैं सरना धर्म का। तो झारखंड सरकार उसको यही सरना धर्म की जो मान्यता देने के लिए ये मतलब प्रोविज़न कर रहा है, मतलब मान्यता देने के लिए, इसीलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। और ये थारू जनजाति की बात करें तो थारू जो क्राफ्ट है, ठीक है, जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश की स्कीम चल रही है उसी के अंतर्गत जो थारू क्राफ्ट है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो योजना चलाई जा रही है कि थारू जनजाति को भी उनकी पहचान दिलाई जाए, ठीक है, उसके लिए योजना चलाई जा रही है। तो तीनों ये जनजातियां बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, तो इनको मतलब ऐसी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 59। तो इसमें कहा गया है कि नदी घाटियों के महत्वपूर्ण खनिजों का प्रचुर स्रोत प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो इसमें देखो नदी घाटी है और इसके प्रसिद्ध जो इसके लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो दामोदर घाटी की बात करें तो कोयला है, और मैक आर्थर की बात करें तो जिंक है, बिरहिम की बात करें तो सोना है, ठीक है। तो ये देखो दामोदर घाटी ये गंगा नदी जो रिवर सिस्टम है उसी की भाग है, ठीक है, ये दामोदर नदी है, इसी की दामोदर वैली में कोयला का उत्पादन देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, भारत में, ठीक है। और मैक आर्थ की बात करें तो ये मैक आर्थ नदी की घाटी है, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी, जहाँ जिंक भारी मात्रा में जिंक का मतलब प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये बिरहिम सोना की बात करें तो ये जो घाना वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ जो मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो घाना कंट्री है, ठीक है, उसी में ये बिरहिम क्षेत्र है, जहाँ सोना और हीरा काफ़ी मात्रा में मतलब इनका प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों न्यूज़ में थे, तो इसीलिए ये मतलब तीनों के तीनों सुमेलित हैं ये, ठीक है। तो हमारा इसका डी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन कणकीय प्रदूषण या प्रदूषकों को वायुमंडल का वाइबल यानी व्यवहार्य कणकीय प्रदूषण माना जाता है, ठीक है। तो धूम है, धूल है, धुंध है, कवक है, ठीक है। तो इसमें जो वाइबल कणकीय प्रदूषण की बात की जा रही है, ठीक है, वाइबल पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वायुमंडल में उसकी बात की जा रही है। तो इन्हें कवक जो होते हैं, ठीक है, उनको इसमें शामिल किया जाता है। कवक होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, शैवाल होते हैं, ठीक है, जीवाणु होते हैं, इनको जो वाइबल कणकीय प्रदूषक कहा जाता है, ठीक है। और अगर धूम, कोहरा और धुंध की बात की जाए तो इनको जो है कणकीय प्रदूषण कहा जाता है। वायुमंडल के जो ठोस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनके रूप में इनको गिना जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, हमारा 4 वाला ऑप्शन सही है, तो हमारा जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 61। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में प्रकाशित विश्व प्रवसन रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि सामाजिक अशांति और हिंसा अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन के मुख्य कारक रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड है कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवासियों के लिए शीर्ष गंतव्य है। और थर्ड है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के उद्गम का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो देखो ये जो बात की जा रही है 2020 की जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, जो विश्व प्रवसन 2020 की रिपोर्ट आई है, तो ये इस रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। तो इसमें जो बताया गया है कि 270 मिलियन पूरे वर्ल्ड में प्रवासन हुआ है लोगों का, 270 मिलियन, ठीक है। उसमें से जो टू थर्ड हैं, ठीक है, 2/3 है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे जो केवल नौकरी के कारण इनका जो प्रवसन हुआ है। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रवसन जो प्रमुख कारण रहा है वो नौकरी रहा है, ठीक है।
और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है तो इसमें कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवासियों के लिए शीर्ष गंतव्य है। तो इसमें अगर बात करें तो 270 मिलियन जो प्रवासी प्रवसन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 51 मिलियन यूएसए में लोग गए हैं। ठीक है, तो यूएसए में लोग गए हैं, तो इस ये मतलब फर्स्ट कंट्री है 51 मिलियन के साथ, ये पहला प्रवासी शीर्ष गंतव्य देश बना है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, और थर्ड की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के उद्गम का सबसे बड़ा क्षेत्र, मतलब कहाँ से लोग सबसे ज़्यादा प्रवासित हुए हैं। ठीक है, तो ये इंडिया है। ठीक है, भारत है, यहाँ मतलब 17.5 मिलियन लोग, ठीक है, 17.5 मिलियन लोगों ने भारत से प्रवास किया है। ठीक है, तो ये मतलब पहला कंट्री है जहाँ मतलब उद्गम, इसीलिए इसको उद्गम स्थल बोला जा रहा है। और मैक्सिको सेकेंड पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं हमारे, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो इसमें 62, तो इसमें बताना है कि घटपर्णी के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह पादप की मांसाहारी प्रजाति है, और सेकंड है कि यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित है। ठीक है, और सेकंड है कि इसका चेचक के उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट जो कहा गया है ये सही है, क्योंकि इसका चेचक के रूप में उपयोग किया जाता है घटपर्णी जो होती है। ठीक है, और ये मांसाहारी प्रजाति है, क्योंकि ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो कीड़ों मकोड़ों को ये मतलब अपने जो कीपनुमा पत्ते में एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको फिर डाइजेस्ट कर देती है, मतलब कीड़ों को मार के उसकी नाइट्रोजन को यूज कर लेती है। ठीक है, और इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सूची 6 में रखा गया है, ना कि फर्स्ट में। ठीक है, तो सूची 6 में इसे रखा गया है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 83। तो इसमें कहा गया है कि 63 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि जैविक उद्विकास के संदर्भ में बताना है कि सजीवों पर पृथ्वी के अनेक सजीवों को पृथ्वी पर उनके अस्तित्व में आने का सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो मछलियां हैं, सरीसृप है, उभयचर हैं। तो देखो इसमें अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा देखो क्या हुआ है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो समुद्र में यानी पानी में हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मछलियाँ आई हैं, उसके बाद उभयचर आए हैं, मतलब जल और थल पर रहने वाले, फिर सरीसृप आए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो बर्ड्स आई हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो मैमल्स आए हैं। ठीक है, तो हमारा अगर इसको ऑर्डर में लगाना है तो मछली हो गया 3 1 3 2, 1 3 2 हमारा ऑप्शन सही होगा ए वाला। और ठीक है, तो मछली सबसे पहले, उसके बाद उभयचर हैं, फिर सरीसृप हैं, फिर बर्ड हैं, फिर मैमल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 64। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से पराबैंगनी व्यू यानी पराबैंगनी वी यानी यूवी वी किरणों के प्रतिकूल प्रभाव हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है कि गैर मेलोनोमा त्वचा कैंसर का विकास, और सेकंड है कि वन और घास भूमियों की प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन और जनन क्षमता में कमी, और दुर्बल लार्वा का विकास। ठीक है, तो इसमें बताना है कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो यूए बी होता है एक यूए सी होता है। ठीक है, तो यूए बी जो होती है किरणें ये बहुत हानिकारक होती हैं, ये त्वचा का कैंसर बनाती हैं, और घास और भूमियों की प्रजातियों की संरचना में परिवर्तन कर सकती हैं, जनन क्षमता में कमी, और दुर्बल लार्वे का विकास होता है इनसे। ठीक है, तो ये बहुत ही हानिकारक होती है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें किसी जलवायवीय प्रदेश की विशेषता, मतलब इसमें बताना है कि किसी जलवायविक प्रदेश की विशेषता निम्नलिखित है। तो फर्स्ट है कि आर्द्र उष्ण आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, और ठंडी शुष्क शीत ऋतु। ठीक है, सेकेंड है कि अत्यधिक सघन रूप से आबाद और प्रचुर वनस्पति का समर्थन। तो किस जलवायविकी प्रदेश के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु, सवाना जलवायु, और उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु, और उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु। ठीक है, तो उनके बारे में बताना है हमको। तो देखो इसकी अगर बात करें तो इसमें जो ये बात की जा रही, तो उष्ण शीतोष्ण जो पूर्वी सीमांत जलवायु की बात की जा रही, वहीं पे आपको उष्ण आर्द्र ग्रीष्म ऋतु और ठंडी शुष्क ऋतु देखने को मिलेगी। अत्यधिक सघन रूप से वहाँ का आबाद क्षेत्र है,
और प्रचुर मात्रा में वहाँ वनस्पति भी मिलेगी। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत जलवायु के बारे में कहे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 66। तो इसमें कहा गया है कि पंचप्रयाग और नदी का संगम, तो इसमें बताना है कि कौन किससे संबंधित है। ठीक है, तो विष्णु प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा धौली गंगा के जो संगम पर मिलते हैं। ठीक है, नंद प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा मंदाकिनी, और रुद्र प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा पिंडर, और देव प्रयाग की बात करें तो भागीरथी अलकनंदा। ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, क्योंकि अभी जो ऋषिकेश में देखने को मिला था, जो बांध बनाया जा रहा था, तो वहाँ पे एक ग्लेशियर फट गया था, तो बहुत से लोग उसमें मर गए थे और वो जो परियोजना थी वो भी कोलैप्स हो गई थी। ठीक है, तो इसीलिए ये मतलब उसी के सारे संगम पूछ लिए गए हैं। तो देखो ये 5 वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो देव प्रयाग है ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है। ठीक है, लेकिन रुद्र प्रयाग की बात करें तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है, और कर्ण प्रयाग की अगर हम बात करें तो अलकनंदा और पिंडर के जो ये संगम पर है। ठीक है, और नंद प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है हमारा। और विष्णु प्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर है। ठीक है, तो हमारा 1, 3 और 5 स्टेटमेंट सही हैं, 2 और 3 और 4 गलत हैं। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया हमारा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि पर्वत श्रेणी है और राज्य है, तो पालकोंडा पर्वत श्रेणी है आंध्र प्रदेश, कैमूर पर्वत श्रेणी है महाराष्ट्र, और मैकाल श्रेणी है झारखंड में। ठीक है, तो पालकोंडा पर्वत श्रेणी तो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, लेकिन जो कैमूर पर्वत श्रेणी है ये आपको एमपी से लेके बिहार तक देखने को मिलेगी, ना कि महाराष्ट्र में। ठीक है, और मैकाल श्रेणी की बात करें तो मध्य भारत में ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, ना कि झारखंड में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला पहला ए स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह राष्ट्रीय उद्यान विंध्य पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। ठीक है, और विंध्य पर्वत श्रृंखला है कहाँ, तो एमपी में देखने को मिलेगी, और ये यमुना नदी की एक सहायक नदी इस उद्यान से होकर गुजरती है। तो कौन सी सहायक नदी है, तो केन सहायक नदी ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, और यह एक महत्वपूर्ण बाघ परिवास और जीवमंडल नीचे है। तो यहाँ पंचमढ़ी और अमरकंटक देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ बाघ पुनर्वास परियोजना वर्ष 2009 में आरंभ हुई थी। ठीक है, तो किस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ये मतलब विशेषताएं हैं, किसकी ये विशेषताएं हैं ये बताना है हमको। ठीक है, तो इसमें पहला है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो देखो जब पंचमढ़ी की बात आ गई तो वहाँ पे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। ठीक है, और केन इससे इस नदी से होकर जाती है। ठीक है, जो गंगा की सहायक नदी है मतलब। ठीक है, तो ये हमारा जो देखने को मिलेगा तो हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की ये विशेषता बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 69। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में आरंभ किए गए कूलिंग एक्शन प्लान के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसे भारत की अभिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के अंतर्गत अपना उद्देश्य पूरा करने के एकमात्र लक्ष्य के साथ भारत द्वारा आरंभ किया गया है। ठीक है, और इसके लक्ष्य में से एक लक्ष्य सभी क्षेत्रों में कूलिंग की मात्रा 20 से 25% तक घटाना है। ठीक है, तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये फर्स्ट वाला हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो सभी क्षेत्रों में कूलिंग की मात्रा जो है 20 से 25% तक घटाना है। ठीक है, और प्रतिशीतक की मात्रा 25 से 30% तक घटाना है, और कूलिंग है तो जो ऊर्जा मांग होती है उसमें 25 से 40% तक कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये 3 मतलब इसके हैं, और ये पहला जो है ये मतलब ये स्किल इंडिया मिशन जो है 2022 से 2023 तक चलाया जा रहा है, जिसमें क्या किया जाएगा कि 1 लाख टेक्नीशियन प्रशिक्षित किए जाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला सही है। और ये जो मतलब ये टारगेट जो दिए गए हैं, ठीक है, जो कूलिंग की मांग में घटाने के संबंध में, तो ये 2037 से 38 तक के लिए दी गई हैं। ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही हो गया, फर्स्ट वाला गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 70 क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का व्यापार संतुलित मतलब संतुलन अधिशेष है। ठीक है, तो सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, जर्मनी है, हांगकांग है। ठीक है, तो इसका देखो बी वाला ऑप्शन सही है, जो संयुक्त अरब अमीरात है इसके साथ हमारा जो जो
व्यापार संतुलन है वो अधिशेष में है, और इसके साथ साथ जो यूएसए है, ठीक है, यूएसए के साथ साथ भी हमारा मतलब व्यापार संतुलन अधिशेष है। और सबसे ज़्यादा डिफिसिट व्यापार संतुलन मतलब व्यापार डिफिसिट में कहाँ है, तो चाइना में। ये 35 बिलियन डॉलर के समथिंग देखने को मिलेगा। ये अभी घटा है, पहले ये बहुत ज़्यादा 55 बिलियन डॉलर हुआ करता था, ठीक है। तो ये इस समय अभी घट गया है, और यूएसए के साथ हमारा अधिशेष है, और संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ये दो ही कंट्री हैं जिसके साथ हमारा अधिशेष है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। तो इसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि इसकी स्थापना वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसके पास उल्लंघनकर्ता देश पर कानूनी सख्ती अधिरोपित करने का अधिकार नहीं है, और पूरे विश्व में विरोध के कारण पाकिस्तान को दोबारा नहीं चुना गया है, ठीक है। तो अभी ये यूएनएचआरसी का जो चुनाव हुआ है, ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो टोटल अगर मेंबर की बात करें तो यूएनएचआरसी में तो ये 47 मेंबर है। तो इनका अभी चुनाव हुआ है, ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान को दोबारा चुन लिया गया है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इसका विरोध कर रहा था कि इसको नहीं चुना जाना चाहिए। इसका जो टेररिस्ट को ये लोग प्रमोट करते हैं, अशांति फैलाते हैं, और इन चीज़ों के लिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको उसमें चुन लिया गया है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज में था ये। और इसके पास उल्लंघनकर्ता देश पर कानूनी सख्ती आरोपित करने का कोई भी अधिकार नहीं है, इसीलिए इसे चुना गया है। और इसकी स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया। और इसका जो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। तो इसमें कहा गया है कि सतही जलधाराओं व गहरी जलधाराओं के संदर्भ में बताना है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो फर्स्ट है कि सतही जलधारा मुख्य रूप से पवनों द्वारा संचालित होती हैं, जबकि गहरी जलधाराएं जल के घनत्व में भिन्नता से संचालित होती हैं, ठीक है। और सेकेंड है कि शहरी सतही जलधाराओं का वेग गहरी जलधाराओं की तुलना में अधिक होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे जो कहे गए हैं, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 73। इसमें वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि ये कार्बनिक रसायन हैं जिनका कमरे के सामान्य तापमान पर उच्च वाष्प दाब होता है। इनमें मानव निर्मित एवं प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक दोनों सम्मिलित होते हैं, और ये यौगिक पौधों एवं जंतुओं दोनों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। मानव द्वारा उच्छ्वासित श्वास में भी वाष्पशील कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं इसके, ठीक है। और इसमें जो कार्बनिक ये रसायन यौगिक होते हैं, जैसे कि बात करें जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का पेंट में वाष्पशील हो जाना, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड पेंट से वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में है। तो ये चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। तो इसमें कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के नौ परिवहन पत्तनों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा मतलब पत्तन का प्रकार और पत्तन है, ठीक है। तो शुष्क पत्तन की बात करें कोलकाता, और सऊदी अंतर्देशीय पत्तन की बात करें रियाद, और उष्ण जल पत्तन की बात करें तो क्यूशिरो। तो इसमें देखो ये क्यूशिरो है, ठीक है। तो ये जापान में उष्ण पत्तन देखने को मिलेगा। उष्ण पत्तन होता क्या है एक्चुअली में? उष्ण पत्तन उसे कहते हैं जहाँ पे मतलब जो सर्दियों में भी जल जमता नहीं है, उसे उष्ण पत्तन कहते हैं। और ये जापान में क्यूशिरो जो है, ठीक है, ये पत्तन ये देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यूक्रेन में ओडेसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा रूस में वोस्टोचनी पत्तन देखने को मिलेगा। ऐसे ही मतलब बहुत सारे हैं। चीन का डालियाना डालियाना पत्तन है, ठीक है। तो ये सारे उष्ण पत्तन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा सम्मिलित है। लेकिन अंतर्देशीय पत्तन की बात करें तो देखो ये कोलकाता में जो पत्तन देखने को मिलेगा ये अंतर्देशीय है, और ये शुष्क पत्तन ये रियाद में देखने को मिलेगा। ये शुष्क पत्तन क्या होते हैं? तो शुष्क पत्तन की अगर हम बात करें तो ये पत्तन समुद्री तट से दूर स्थित होते हैं, और ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये मानचेस्टर की एक जो नहर से जोड़े हैं, मैनसिफ हो गया पत्तन हो गया, और मिसिसिपी नदी पर स्थित
राइन के अनेक पत्तन हो गए, जैसे मैनहीन हो गया, डेन्यूब हो गया, ठीक है। और ये कोलकाता में हुगली नदी और जो गंगा की नदी शाखा है, ठीक है, तो ये सारे पत्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो शुष्क पत्तन की बात करें तो ये रियाद में देखने को मिलेगा। शुष्क पत्तन क्या होता है कि ये एक्चुअली एक शुष्क पत्तन एक इंटर मॉडल टर्मिनल होता है, यानी कि इसमें परिवहन के दो या दो से अधिक भिन्न तरीकों को शामिल किया जाता है, जैसे कि सड़क परिवहन हो गया या रेल परिवहन हो गया, तो दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। ऐसे पत्तन आपको सऊदी अरब में, ये सऊदी का देखने को मिलेगा रियाद, और पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, पाकिस्तान में फैसलाबाद और लाहौर, ठीक है। तो ये सारे पत्तन देखने को मिलेंगे। और गुजरात का जो देखने को मिलेगा इसमें बीरम गाम पत्तन, ठीक है। तो ये सारे पत्तन देखने को मिलेंगे। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट केवल सुमेलित है इसका। तो आई होप ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट रह जाता तो आप लोग बताया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो उसको फिर से डिस्कस कर लिया करेंगे, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन तो हमारा है, इसमें निम्नलिखित में से किसे जलीय जैव विविधता के लिए खतरा माना जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि बांधों का निर्माण करना, अति मत्स्यन करना, आक्रामक प्रजातियां और वनारोपण सहित वानिकी गतिविधियां। तो देखो, ये बांध का रोपण करेंगे तो भाई जैव विविधता के लिए खतरा होगा। वहाँ से जितनी वनस्पति होगी, जहाँ बांध का निर्माण करते हैं तो वो जलीय क्षेत्र में बदल जाता है, ठीक है। और जो वहाँ बस्तियाँ होती हैं उनको हटाया जाता है, कृषि क्षेत्र बर्बाद हो जाता है, जो सॉइल मृदा होती है, ठीक है। तो और अतिमत्स्यन से भी स्थितियाँ होती हैं। आक्रामक प्रजातियाँ भी इस तरह से मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाती हैं। और वन रोपण सहित अन्य गतिविधियाँ, जैसे कि जो वन को काटना, जलाना, ये सब मतलब इसके लिए हानिकारक होती हैं जैव विविधता के लिए, ठीक है। तो ये हमारे जो देखने को मिलेंगे चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक और इसमें कमेंट करिए कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक ज़रूर पहुँचाए, यही आप सबसे मेरी विनती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।